अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। कोरोना वबा के नए रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में जो तीसरी लहर है ये तेजी से बढ़ती जा रही है। हुकूमत अब दोबारा लॉकडाउन के ऊपर बाकायदा गौर कर रही है। एनसीओसी के सरबराह असद उमर साहब प्रोग्राम के पहले से हमारे साथ होंगे, जरा उनसे कुछ सवाल पूछेंगे वैक्सीन के हवाले से भी। एक और लॉकडाउन जो मुतवक्के है, क्या इसमें हुकूमत जो है इसकी ये पॉलिसी के लॉकडाउन तक हालात खराब होने का इंतजार करना वो मुनासिब है या अभी फौरी लॉकडाउन करना होगा, इसके मुतालिक भी हम पूछेंगे। और आखिर में तरीन चैलेंज, क्या हुकूमत परेशान है? क्योंकि अब तो पीएमएलएन भी ये कहती है कि ये लोग हमसे राब्ते में हैं, इस पर भी बात होगी। कोई एसओपीज के ऊपर नहीं चल रहा। इसी तरह अगर हमने एहतियात ना की, हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा। 79% जो हमारी आबादी है वो एसओपीज के ऊपर अमल नहीं कर रही और 77% जो कोरोना है वो अर्बन सेंटर से फैल रहा है। अगर एक हफ्ते तक ये मामला जो हैं वो नीचे नहीं आए तो फिर हमें मुकम्मल लॉकडाउन का भी सोचना पड़ेगा। खदशा ये है कि अगर ज्यादा आगे बीमारी पड़ती है तो हो सकता है लॉकडाउन भी हो जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरबराह एनसीओसी असद उमर साहब। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। लॉकडाउन के बारे में आप लोग रिपीटेडली बात कर रहे हैं कि ये हो सकता है, और आपने तो ईद के करीब का एक हिंट सा दिया है और लोगों पे छोड़ दिया है। लेकिन असद साहब, लोगों पे छोड़ना कितना की कोई सेन अप्रोच है? क्योंकि आवाम ने तो एसओपीज पे अमल नहीं करना। कल से आप देख भी रहे होंगे जो तमाम विजुअल सामने आ रहे हैं, ये तो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कराना है। तो लॉकडाउन अभी क्यों नहीं, या बात का इंतजार क्यों किया जा रहा? देखिए, पहली बात तो लोगों पर छोड़ा नहीं है। बड़ी क्लियर जो है वो फैसले किए गए हैं, इंतज़ामिया को हिदायत दी गई हैं कि उसकी एसओपी की इन्फोर्समेंट करानी है। लॉकडाउन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि लॉकडाउन एक इंतहाई तकलीफदेह चीज़ है और जिससे माशरे के जो सबसे कमज़ोर तबका है वो सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से मुतासर होता है। और बड़ी इसके ऊपर अब तो तहकीक आ गई है पिछले 1 साल के अंदर। तो ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो सबसे पहले इस्तेमाल करने वाला आपका हथियार है। ये तो वो चीज़ है कि जब सब कुछ बाकी, कोई चीज़ इस्तेमाल ना आए और कोई भी और चीज़ जो है वो मसला हल ना कर सके, तो फिर आप जाके एक मज़ीद एक आखिर में एक ऐसा स्टेप लेते हैं। हमने जो पिछले चंद हफ्ते पहले, अगर आपको याद हो, तो हमने बताना शुरू किया एनसीओसी से कि वबा के फैलाव में इजाफा हमें नज़र आ रहा है, हमें यूके स्ट्रेन नज़र आया। उसके बाद 2 मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर हमने बंदिशों में इजाफा किया और उसका नतीजा ये निकला कि जो बहुत तेज़ी से वबा का फैलाव हो रहा था वो एक हफ्ते में औसत जो है वो 3% से 5% गई, 5 से 7, 7 से 9, बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। उसके अंदर ठहराव आ गया, एक हाई लेवल के ऊपर ठहराव आ गया, तकरीबन 10%, 10.5% के ऊपर औसतन वो रुक गई थी, लेकिन नीचे नहीं आ रही थी। अब दोबारा से हमने पिछले चंद दिनों से देखा है कि उसमें आहिस्ता आहिस्ता, तेजी से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर हमें इजाफा नजर आ रहा है। इसलिए अब मजीद फैसले किए गए हैं और सिर्फ बंदिशें बढ़ाने का नहीं, उसके अलावा कल ये भी मेरे ख्याल में सबसे अहम फैसला जो हुआ है कि जो इस वक्त इन्फोर्समेंट है जिसकी आप बात कर रही हैं कि इंतजामिया किस तरीके से जाके इन्फोर्स करेगी और इन हिदायत के ऊपर अमल दरामद कराएगी, उसके बारे में जो फैसले किए गए हैं और उसके अंदर पूरी सपोर्ट, पीछे इवन मिलिट्री इदारों की सपोर्ट जो है वो कैसे हासिल की जाएगी, वो मेरे ख्याल में सबसे अहम फैसले हैं। और उम्मीद यही है, और जाहिर है हम रोजाना मॉनिटर करते हैं मीटिंग को, हमारी आज भी मीटिंग हुई थी, हमारी कल इतवार के दिन भी मीटिंग है, और अगर खुदा ना खास्ता कोई और चीज हमें ऐसा लगा कि उससे कारगर नहीं हो रहा है तो फिर आखिरी स्टेप भी फिर हमें लेना पड़ेगा, मजबूरन लेना पड़ेगा। वो वक्त ना ही आए तो बेहतर है। ये भी आपने कहा जैसे पाक फौज की खिदमात भी इस्तेमाल की जाएंगी, इंतजामिया भी है, एक टाइगर फोर्स भी आप लोगों ने तरतीब दी थी। शायद फिर वो आइडिया इतना सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली ना उनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी है, ना कोई इस्तेकाक है, ना लोग उनकी बात सुनेंगे, तो वो आइडिया जरा इतना कामयाब नहीं हुआ। नहीं, ये अगर हमें खुदा न खासा स्टेप के ऊपर जाना पड़ा तो उसके अंदर टाइगर फोर्स का एक बिल्कुल यूज है जो लास्ट टाइम भी हमने किया गया था। उनके देखें, वो उनके पास ज़ाहिर कोई इंतजामी इख्तियार तो है नहीं, वो आपके ऊपर आके ना जुर्माना कर सकते हैं, ना कोई एक्शन ले सकते हैं, ना कोई दुकान बंद कर सकते हैं। उनको 2 तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे थे। एक तो पैगाम पहुंचाने के लिए, शुरू में जिस वक्त रमजान शुरू हुआ था तो मुझे याद है हमने टाइगर फोर्स के लड़के बिठाए मस्जिदों के बाहर, जो अंदर नमाजी जा रहे होते थे, वो एक आखिरी दफा याद दहानी कराते थे कि जी आपस में फासला थोड़ा सा रखें, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरा जो है वो लोगों की मदद, जहां पे उस वक्त बिल्कुल बंद हुए थे, मार्केट्स भी बंद हुई थी, तो उसके अंदर यूटिलिटी स्टोर्स वाला के अंदर जाके चेक करना कि तमाम खाने पीने की चीज अशिया मिल रही हैं या नहीं मिल रही है। इस किस्म के कामों के अंदर उनकी मदद हासिल की गई थी और वो अभी भी की जा सकती है।
लेकिन उनका काम जो है वो इंतजामी कार्रवाई करना नहीं है, वो अमल दरामद कराने के अंदर उनका इख्तियार नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आगे आते हैं वैक्सीनेशन के हवाले से। आज बिलावल भुट्टो ज़रदाई साहब ने भी ये बयान दिया है और उन्होंने कहा कि लगता ऐसे है कि जैसे रियासत का जो पूरा इत्तेफाक है वो अतिया करदा वैक्सीन के ऊपर था, वक्त पे वैक्सीन जो है वो ऑर्डर नहीं की गई है, और अब अगर चीन ना होता, हम इधर से वैक्सीन ना मिलती तो शायद हम अपने फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को भी ना लगवा सकते। तो यही पॉलिसी थी आपकी कि भाई देखते हैं पहले तो जहां से मिल जाए फिर खरीद लेंगे? देखिए, इस वक्त वफाक जो है वो सारे पाकिस्तान के अंदर लाखों लोगों को वैक्सीन लगवा चुकी है। उसके अंदर ऐसी वैक्सीन भी शामिल है जो हमने अरेंज की बगैर कोई पैसा दिए हुए, और इसमें से करोड़ों डॉलर की खरीदी हुई वैक्सीन भी शामिल है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो एक सियासी पार्टी के सरबराह भी हैं। वो सियासी पार्टी इस वक्त सिंध के अंदर हुकूमत करती है। 18वीं तरमीम के बाद सेहत जो है वो सूबाई जिम्मेदारी है, और खास तौर पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज में, सियासी पार्टियों में जिसको सबसे दिल के करीब है 18वीं तरमीम, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एक टीका अभी तक किसी को सिंध की हुकूमत ने नहीं लगवाया। सिंध के हुकूमत के अपने लोग जिनको टीके लग रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को टीके लग रहे हैं, उनके घर वालों को टीके लग रहे हैं, वो भी वफाक के दिए हुए टीके हैं। तो इस इशू के ऊपर अगर वो पाकिस्तान के अवाम की, सिंध के अवाम की कोई मदद नहीं कर सकते तो कम से कम इतना उनके ऊपर रहम जरूर कर सकते हैं कि उनके जख्मों पर नमक ना छिड़कें और सियासत ना करें इस चीज के ऊपर। लेकिन बतौर सरबरा एनसीओसी आपने क्या सूबों से वैसे पूछा है कि वो अपनी वैक्सीन क्यों नहीं खुद खरीद रहे, या वो कोई ऑर्डर्स प्लेस क्यों नहीं कर रहे हैं, विफाक पे ही क्यों की तरफ ही क्यों देखा जा रहा है? कल आपको पता है एनसीसी की मीटिंग थी। उस एनसीसी की फॉर्मल मीटिंग के अंदर फिर मैंने तमाम सूबाई वज़राए आला से बोला कि 100% इस वक्त बोझ जो है वैक्सीनेशन करवाने का वो वफाक ने लिया हुआ है, और अगर कोई सूबा एक भी वैक्सीन ना लाए तो इंशाअल्लाह ताला वफाक सारे पाकिस्तान को मुफ्त के अंदर जो है वो वैक्सीन फराहम करने की जिम्मेदारी उठाएगा। लेकिन सूबे क्यों नहीं कर रहे, इसका जवाब तो सूबे ही हमें दे सकते हैं जिनकी आईनी जिम्मेदारी है और नहीं कर रहे। और हद तो ये देखें कि अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरा नहीं कर रहे, एक टीका लेके नहीं आए, उसके बाद बेशर्मी के साथ सियासत कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। सॉरी, मैं थोड़ा सा इस बात के ऊपर सख्ती से बात कर रहा हूं, लेकिन दिल दुखता है वाकई में ऐसे देखते हुए कि कोई मौका आप सियासत का छोड़े ही ना। लेकिन मैं आपके जरिए ये भी अपील करना चाहता हूं वैक्सीनेशन के ऊपर। हमारी जैसे शुरू में हुआ था, शुरू के 1-2 दिन के अंदर 1000-2000 वैक्सीनेशन हो रही थी, फिर हम 20 से 25 हजार यौमिया के रेट पे पहुंचे, 40 से 45 हजार, आजकल 70-75 हजार हो रही है। और आज सुबह जो हमने रिव्यू किया है, उस रिव्यू के अंदर जो हमने फैसला किया है, अगले स्टेज के अंदर हम जिसको यानी अगले 1 हफ्ते के अंदर हम जहां इसको ले जाना चाहते हैं वो 1-1.5 लाख के रेट के ऊपर ले जाना चाहते हैं, और वो इंशाल्लाह बढ़ता चला जाएगा। तो आपके जरिए मैं अपील करता हूं सबसे कि जो 50 साल की उम्र से ज्यादा है, जिनके लिए रजिस्ट्रेशन इस वक्त खुली भी है, वो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि उनकी वैक्सीनेशन करवाई जा सके। आज जो है वो 60 साल से 64 साल की उम्र के जो लोग हैं उनके लिए हमने ये अनाउंस कर दिया है कि कल से किसी भी वो वैक्सीनेशन सेंटर में जाके रजिस्ट्रेशन अगर उन्होंने करवाई हो 1166 से, वो जाके अपनी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। 65 साल से ऊपर वालों के लिए पहले से ही थी। 50 से 59 साल वाले जो है उनकी सुबह शेड्यूलिंग हो रही है, लेकिन वो भी हमारी जल्द उम्मीद है, कल हम ये फैसला करेंगे जल्द इंशाअल्लाह ताला हम 50 से 59 वालों के लिए जो है वो वॉक इन वैक्सीनेशन अलाउ कर देंगे, यानी उनको फिर शेड्यूलिंग की सिर्फ जरूरत नहीं, सिर्फ रजिस्टर करें और जाके वैक्सीन लगवा दें। और 40 साल से ऊपर वाले जो है उनके लिए रजिस्ट्रेशन भी जल्द हम ऐलान कर देंगे खोलने का। लेकिन ये तो सरकारी उससे लगाएंगे आप लोग, जो प्राइवेट सेक्टर है, मतलब कि ऐसे लोग जो पैसे देकर प्राइवेट सेक्टर से वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, जल्दी लगवाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सरकारी खजाने पे बोझ ना बने, वो कोई और जरूरतमंद लगवा ले, वो भी तो उतनी तेजी से नहीं लग रही है ना। मतलब कि लोग चाहते हैं वैक्सीन लगवाना, एक तो वो है जो चाहते ही नहीं है, उनको तो खैर मनाना पता नहीं कौन मनाएगा, जो चाह रहे हैं लेकिन उनकी रसाई नहीं है, वैक्सीन है ही नहीं प्राइवेटली। अच्छा, ये जो वो लोग, पहले मैं दूसरी बात पे जिक्र कर दूं कि वो उनको पता नहीं कौन समझाएगा, वो इंशाल्लाह ताला आप हमारी मदद करेंगे इसके समझाने के लिए। जिस तरीके से कोविड जब से स्टार्ट हुआ है तो SOPs का पैगाम और हिफाजत का पैगाम जो है वो मीडिया ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है लोगों तक पहुंचाने में। इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से वैक्सीनेशन की कैंपेन के अंदर भी मीडिया भरपूर तरीके से पार्टनर करेगा हुकूमत को और ये पैगाम पहुंचाएगा। देखें, प्राइवेट सेक्टर तो बाय डेफिनेशन प्राइवेट सेक्टर के ही फैसले ना,
हमने तो ये करना था कि उनके लिए रास्ता खोलना था। हमने कानून के अंदर तरामीम की जो ज़रूरत थी वो भी कर दी, प्रोसीजर्स भी कर दिए, और इस वक्त पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट कर भी चुका है। स्पुतनिक जो है रशियन वैक्सीन वो लाई गई थी, चाइनीज़ वैक्सीन कैंसाइनो वो प्राइवेट सेक्टर लेके आया है, तो वो प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला हुआ है। आ क्यों नहीं रही इससे ज़्यादा तादाद में मारिया? उसकी वजह यह है कि इस वक्त दुनिया में वैक्सीन की तलब ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है। दुनिया में शॉर्टेज हुई हुई है इस वक्त। यूरोप जो है उनको अपनी मर्जी के मुताबिक पूरी नहीं मिल रही ज़्यादातर ममालिक के अंदर, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर के लिए भी मुश्किल हो रही है। अभी तक जो प्राइवेट सेक्टर की इंपोर्ट हुई है वो तकरीबन इस वक्त मेरे ख्याल में 60,000 शायद वैक्सीन्स मंगाई गई हैं प्राइवेट सेक्टर के जरिए। जो वफाक है, हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत, उसके पास अभी कोई मेरे ख्याल में 30 लाख से ज़्यादा आ चुकी हैं, 20 लाख के करीब और आने वाली हैं। तो जाहिर है हुकूमत जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर लेकर आ रही है ये वैक्सीन। चले उम्मीद ये करते क्योंकि इस वैक्सीन के अलावा तो दुनिया भर में इस वक्त कोई और इलाज ही नहीं है। जो ममालिक तेजी से वैक्सीनेट करवा रहे हैं वो ही अपने मुल्क खोल सकते हैं या खोलने के मजाज इस वक्त होंगे। ये जो ऑक्सीजन की सप्लाई की बात हो रही है, मारिया एक सेकंड, मारिया ये आपने बहुत अहम बात की, मैं जरा से इसकी वजाहत कर दूं, बिकॉज ये बहुत अहम बात है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि परमानेंट इसका इलाज के लिए और माशरे को मुकम्मल तौर पे खोलने के लिए वैक्सीनेशन ही एक जरिया है इस वक्त जो दुनिया में नजर आता है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम वैक्सीनेशन करवाएं और लोग भी जो हैं वो वैक्सीनेशन कराने के लिए तैयार हों। लेकिन जो सूरत हाल है कि इतने माशरे के अंदर वैक्सीनेशन हो जाए कि उसकी वजह से वबा का फैलाव रुक जाए, वो इस वक्त शायद दुनिया में कोई भी एक मुल्क नहीं होगा या कोई एक आध मुल्क होगा जो अभी उसके करीब पहुंचा है। बाकी तमाम ममालिक जो हैं वो महीनों दूर हैं इससे। भारत हमारा जो पड़ोसी है वो दुनिया का, तो अगले चंद माह तक ये जो हम हिफाजत कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, बाकी हिफाजती तदाबीर पे अमल कर रहे हैं, ये फिर भी नागुज़ीर होगा और जरूरी होगा। वैक्सीन का फायदा जो है वो चंद माह के बाद आना शुरू होगा। वो एक लॉन्ग टर्म इसका सोल्यूशन है, इमीडिएट सोल्यूशन, और जो वो यही है कि आप SOPs पे तमाम इस पे वो करें अमल। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए आप लोग ये कहाँ से एक्वायर कर रहे हैं, कहाँ से प्रोक्योर कर रहे हैं? क्योंकि कल आपने हमें बताया कि 91% कैपेसिटी इस पे इस वक्त जो है वो कंजम्पशन है। सो ये आप लोग इसको ला कहाँ से रहे हैं, इसको कहाँ से एक्यूमुलेट कर रहे हैं? जी, इसका जैसे बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारी बहुत हाई लेवल के ऊपर इस वक्त ऑक्सीजन की कंजम्पशन गई भी है, और जो दर्दनाक मनाजिर इस वक्त हमें इंडिया से आ रहे हैं, देखने को नज़र आ रहे हैं। लोग लिटरली फुटपाथ के ऊपर तड़प तड़प के मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। वो जाहिर है हम किसी सूरत में नहीं चाहते कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो। 2-3 चीज़ें कर रहे हैं मारिया इसके लिए। जो फौरी तौर पर इसको इम्पैक्ट करने की जो चीज़ है वो तो जो ये अभी 10% क्योंकि हमारे पास स्पेयर मौजूद था, तो हमने ये फैसला किया है कि हमारे पास जो रिजर्व कैपेसिटी या स्टोरेज कैपेसिटी जो ऑक्सीजन की, उसको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करवा के फिल कर लिया जाए। तो कम से कम हमारे पास वो तकरीबन 1 हफ्ते की कंजम्पशन के करीब बनती है, वो हम सबसे पहले तो ये भर लें। दूसरे जो सेहत का हमारा निजाम है उसके अंदर 2 चीजें हम देखी जा रही हैं। एक तो वो सर्जरीज वाला जिसको इलेक्टिव सर्जरी कहते हैं, यानी वो होती तो जरूरी है लेकिन अर्जेंट नहीं होती, उसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद भी किया जा सकता है। उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है, जैसे पिछले साल किया गया था। इलेक्टिव सर्जरीज को थोड़ा पोस्टपोन किया गया था। और इसी तरीके से जो यूजेज हो रहा है कोविड के लिए, उसको देखने के लिए कि बिल्कुल तिब्बी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें कोई ज़िया नहीं हो रहा। अगला जो पोटेंशियल स्टेप है वो ये है कि जो नॉन हेल्थ केयर का यूजेज है, जो इस वक्त तकरीबन 5वां हिस्सा है टोटल कंजम्पशन का, तकरीबन 20% के करीब है, उससे डाइवर्ट किया जाए अगर फौरी तौर पर जरूरत पड़ जाती है। और फिर जो नेक्स्ट स्टेप है जिसके ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं, ये तो फौरी वो चीजें जो हम खुद फौरी तौर पर कर सकते हैं, वो है इम्पोर्ट। और इंपोर्ट के ऑप्शंस आज सुबह भी NCOC की मीटिंग के अंदर डिस्कस हुआ था, और एक दिन और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ने मांगा था होमवर्क के लिए। कल हमारी इंशाल्लाह इतवार के दिन दोबारा मीटिंग होगी, तो उसके अंदर जो है हमने ये भी फैसले करने हैं कि हम कहां से बाहर से मंगवा सकते हैं। 2-3 ऑप्शंस हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा रहा है, और वो जल्द से जल्द पाकिस्तान पहुंचाई जा सके, ताकि अगर और मजीद ऑक्सीजन की हमें जरूरत हो तो ऑक्सीजन की कमी ना नजर आए हमें।
ठीक है, चलिए ये तो कोविड से मुतालिक सवालात हो गए। कुछ आज पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हुई है। मरीम नवाज साहिबा ने आज मीडिया से गुफ्तगू की, इसमें उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन साहब ने जो अपने साथ लोगों की एक तादाद बताई है, यानी जहांगीर तरीन ग्रुप में जितने अफराद सामने आए हैं, ग्रुप उससे कहीं बड़ा है और वो हमारे साथ राब्ते में है और ये लोग आइंदा इंतखाबात पीटीआई के टिकट पर नहीं लड़ना चाहते। तो ऑब्वियसली वो पीएमएलएन से टिकटों के लिए वहां पे कर रहे हैं राब्ता। सो इससे मुतालिक कोई कमेंट या ये आप लोगों को जो ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट पीटीआई के अंदर से है, उसमें ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल हकीकत तो है ना, वो आप लोगों के लिए एक चैलेंज तो है। जी, पहली बात तो आखिरी खबरें आने तक जहांगीर तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लीडर नहीं हैं। तो जहांगीर तरीन के साथ अगर कोई लोग मिल रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले, तो कोई इतनी वो कोई खबर की बात नहीं है कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो एक और तहरीक इंसाफ के शख्स के साथ वो बैठे और उन्होंने मुलाकात की। जहाँ तक मरियम बीबी के दावे का ताल्लुक है, तो अगर आपको याद हो, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले भी उन्होंने यही कहा था कि पैसा नहीं, मुस्लिम लीग नून का टिकट चल रहा है। तो वो जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था उस टिकट का असर नजर नहीं आया। 2023 का इलेक्शन भी देख लेंगे, पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे, ना मैंने फैसला करना है ना मरियम ने फैसला करना है, पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे और देखेंगे किसके हक में फैसला। लेकिन सर ऑल इज नॉट वेल, जो कि वहां से जो वो बात कर रहे हैं मीडिया से, वैसे इंटरव्यूज दे रहे हैं उनके लोग, वो कह रहे हैं कि इज्तिमाई इस्तीफों के ऑप्शन पे गौर किया जा सकता है। सो ये नहीं है कि वो सिर्फ बैठ के कोई साथ चाय पी रहे हैं या इफ्तारियां कर रहे हैं, वो मुस्तकबिल के सियासी लाए अमल के बारे में तहिया कर रहे हैं या तय कर रहे हैं। सर ऐसा है मरियम, ऐसा है नहीं, कम से कम मैं मरियम कह रहा हूँ, सॉरी मारिया, ये ऐसा है नहीं। मैं जो है ये MNAs के बारे में तो कह सकता हूँ क्योंकि उनके साथ मैं बराह रास्त राब्ते में अंदर होता हूँ और वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तहरीक इंसाफ के अंदर MNAs या MPAs ऐसे हैं जो खुश नहीं हैं कि जो उनकी सूरत हाल है? ये बिल्कुल ऐसा है, लेकिन कोई सियासी पार्टी ऐसी किसी वक्त नहीं होती जिसमें ऐसी सूरत हाल ना हो। वो ऐसी सूरत हाल बिल्कुल है, लोग अपनी नाराजगी का इजहार भी करते हैं, लोगों को शिकायत भी होती हैं, लेकिन 179 वोट जो पूरा हमारे पास तहरीक इंसाफ का और तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों का था, वो एक एक वोट जो है इमरान खान के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में पड़ा और वो हमें नजर आया पड़ता हुआ। सो नाराजगी होना एक और बात होती है और पार्टी के खिलाफ हो जाना वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात होती है। सो मुस्तकबिल करीब में आपको लगता है वजीर आजम इमरान खान साहब की मुलाकात मुतवक्के हो सकती है जहांगीर खान तरीन साहब से? मुझे इस बारे में इल्म नहीं है जी, मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हाँ, जो कुछ लोग थे, कुछ MNAs MPAs थे जिन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो वजीर आजम से मिलकर बात करना चाहते हैं यही जहांगीर तरीन साहब के मामले के ऊपर। उस पर वजीर आजम ने कहा था मुझे कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल मिलने को तैयार है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब से खुद से मुलाकात मेरे सामने इसका जिक्र नहीं हुआ। सो आपका क्या ख्याल है, ओपिनियन क्या होनी चाहिए ऐसी मुलाकात? ऑब्वियसली जमात का हिस्सा है, पुराने साथी, मुलाकात होनी चाहिए, अच्छा होगा बुरा होगा, नो कॉमेंट? क्या नहीं, बिल्कुल मुलाकात होने में क्या हर्ज हो सकती है? ये जहांगीर तरीन साहब का और वजीर आजम का फैसला है कि वो कब मिलना चाहें या कहाँ मिलना चाहें, वरना जाहिर है इसके अंदर मुलाकात होने में क्या हर्ज हो सकता है। क्योंकि एक राय आपकी जमात में ये भी कि अगर मुलाकात हो गई तो शायद इदारों पे दबाव आ जाएगा, तो इसलिए मुलाकात नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, नहीं, ये जो है मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने ये तो साबित किया है अपने वजीर आजम बनने के बाद, चाहे उसकी कितनी आप तनकीद करें वज़ीर आज़म के ऊपर, और जाहिर है कोई भी परफेक्ट नहीं होता कि वज़ीर आज़म की हैसियत से उन्होंने जो फैसले किए, जो परफॉर्मेंस रही, उसके अंदर और कैसे बेहतरी हो सकती थी। लेकिन ये एक चीज़ है जिसके ऊपर तनकीद कोई कर नहीं सकता। उनके करीब तरीन साथी जो हैं उनके खिलाफ नैब के कार्रवाई भी हुई, केसेस भी हुए। अलीम खान और सिब्तैन जो हैं दोनों एक वजीर आजम के इंतहाई करीब, सब जानते हैं अलीम खान ने क्लोजली काम किया हुआ और पार्टी के लिए कितना काम किया हुआ। वो बेचारे जेल डाल दिए गए और कई माह वहां पर गुजार कर आए और आखिर में साबित भी कुछ नहीं हुआ उनके खिलाफ। इसी तरह से सिब्तैन वजीर भी सूबाई और उसके अलावा इमरान खान की नीचे वाली सीट के इलेक्ट हुए हुए MPA मियांवाली से, उनके साथ भी यही किया गया और उसके बावजूद इमरान खान ने इंटरफेयर नहीं किया। अभी जहांगीर तरीन के साथ जो रिलेशनशिप है इमरान खान साहब की, और वो कितना करीबी ताल्लुक भी रखते हैं, कितना उन्होंने काम किया हुआ पार्टी में, कितना सीनियर ओहदा था, उसके बावजूद इमरान खान ने इंटरफेयर नहीं किया।
तो मेरे ख्याल में ये इल्ज़ाम अगर कोई लगाएगा तो ये इल्ज़ाम बनता नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब सीनियर वजीर मौजूद थे, सरबराह एनसीओसी। ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे, कोविड से मुताल्लिक ही हम बात करेंगे। आई थिंक इतना अर्जेंट इशू है, इतना ज़्यादा ये खतरनाक इशू है कि इसी पर भी हमें मजीद गुफ्तगू करनी होगी। एक्सपर्ट्स का पैनल होगा हमारे साथ, आपके सवाल और उनके जवाब ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान के दो सबसे जो मसरूफ तरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं, आपके सवालों के जवाब देने के लिए भी और मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है उस हवाले से मैं आगाह करने के लिए भी। डॉक्टर अस्फंदियार खान साहब, चेयरमैन यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन, पिम्स अस्पताल से मुंसलिक है। इस्लामाबाद में हमारे साथ है डॉक्टर असद असलम खान साहब, लाहौर से हमारे साथ हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर कोरोना की जो तमाम काविश हैं पंजाब में ये देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। क्विकली डॉक्टर अस्फंदियार साहब आपसे बात करूंगी, इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या इस्लामाबाद में जो अस्पताल हैं बड़े, वहाँ पे बिल्कुल गुंजाइश नहीं है? क्योंकि जो हम देख रहे हैं विजुअल, जो मालूमात हमसे आ रही हैं, ये थोड़ा खौफ पैदा हो रहा है लोगों में भी, क्या ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात तो बहुत ही संगीन है और अगर टाइम पे इसका इदराक ना किया गया, अगर टाइम पे इसको हमने एड्रेस नहीं किया तो हालात इससे भी ख़राब हो सकते हैं। इस वक्त जो हॉस्पिटल्स में नॉमिनेटेड बेड्स हैं फॉर कोविड वो ऑलमोस्ट 100% ऑक्यूपेंसी पे चल रहे हैं। अब हमारे पास अगर नए पेशेंट्स जो एडमिशन मांगते हैं आते हैं तो फिर उसके लिए हमें लेफ्ट राइट देखना पड़ता है या अपनी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ती है और बेड्स दूसरे वार्ड से यानी और पेशेंट्स की जो हक मार के फिर कोविड के लिए हमें करना पड़ता है। इसके साथ साथ फिर एक हर हॉस्पिटल की एक कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन सप्लाई की, तो उसमें तकरीबन से दो मतलब दुगना उसमें इजाफा हो चुके हैं। दुगना कैसे सर, एक्सप्लेन करें लोगों को। इस तरह देखें, हमारी जो रूटीन की वो थी ऑक्सीजन की सप्लाई की जो डिमांड था वो 3400 से लेके 7000 तक हमारा डेली का ये रिक्वायरमेंट होती थी। अब जो इस दौरान जो थोड़ा सा पीक आया तो उसमें ये तकरीबन 5000 से लेके 10,000 तक हमें डेली उसकी ज़रूरत पड़ रही है। हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 10,000 क्यूबिक मीटर की एक टैंक है हमारे पास, उसमें नस्ब है, उसके साथ जो प्रेशर के साथ हम यूनिट्स में दे रहे हैं ऑक्सीजन, अब उससे ज़्यादा हम दे ही नहीं सकते फ्लो, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हम फ्लो बढ़ाते हैं तो फिर वो उसके जो पाइप्स हैं वो फट सकते हैं। क्राइसिस सिचुएशन अगर हमसे कहें बहुत ज़्यादा इस क्राइसिस है। मैं ज़रा उधर भी पूछ लूँ, लाहौर में क्या सूरत है? डॉक्टर साहब, ये तो ये पिम्स इस्लामाबाद और उससे मुल्का जो दूसरे सरकारी अस्पतालों में ऑलमोस्ट ये सिचुएशन है। पंजाब में इस वक्त क्या है, लाहौर के और जो बड़े शहरों की सूरत हाल, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रा थोड़ी बताइएगा, क्योंकि इस वक्त ये जो ऑक्सीजन मिलने या ना मिलने का मसला आगे आने वाले दिनों में उभर के सामने आएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम तकरीबन दिन में 3 दफ़ा ऑक्सीजन सप्लाई को मॉनिटर कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्लेटफॉर्म से, और अभी तक हमें किसी जगह से इतला नहीं मिली कि वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई में कोई दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। हर हॉस्पिटल में इस वक्त, मैं आपको सिर्फ मेयो हॉस्पिटल की मिसाल देता हूँ कि यहाँ पर हमने दिन में 3 मरतबा हमें अपना जो टैंक्स हैं, 2 टैंक्स हैं यहाँ पर पड़े 7000 और दूसरा 6000 की कैपेसिटी का, वो हमें 3 दफा फिल कराने पड़ते हैं। इसी तरह लाहौर के बाकी जो हॉस्पिटल हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल है, जिन्ना हॉस्पिटल है, लाहौर जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है। इसी तरह फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक हमें कोई ऐसी, लेकिन सर खपत तो बढ़ी है ना, खपत तो बढ़ गई है ना। हाँ। देखें, उसके साथ साथ ना एक पंजाब गवर्नमेंट ने एक बड़ा एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया है, और अभी जिस तरह लाहौर में उन्होंने 2 हॉस्पिटल को बंद कर दिया, मेयो को और जिन्ना को, ओनली रिजर्व फॉर कोविड, और बाकी हॉस्पिटल को अभी उन्होंने कहा कि बाकी काम जारी रखें। लेकिन अब ये प्लान ये है कि अगर हमें ये ऑक्सीजन सप्लाई की कमी का सामना फर्ज करे खुदा न खास्ता करना पड़ता है, तो इलेक्टिव सर्जरी जो है पूरे पंजाब के हॉस्पिटल में वो हम बंद कर देंगे, क्योंकि इलेक्टिव सर्जरी के लिए भी ठीक ठाक क्वांटिटी में ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जब हम इलेक्टिव सर्जरी बंद कर देंगे प्रोसीजर, तो वो सारी ऑक्सीजन फिर डाइवर्ट कर देंगे हम कोविड पेशेंट के लिए। ठीक है, तो ये इलेक्टिव सर्जरी वाली बात हमने तुमर साहब से पूछी, तो वो भी यही कह रहे हैं, हुकूमत जो है वो यही सोच रही है, तो उनका प्लान ये है। लेकिन ऑब्वियसली जो इनकी जरूरी सर्जरीज हैं वो लोग इससे मुतासिर होंगे। डॉक्टर अस्फंदियार, इस दफा जो आ रहे हैं आप लोगों के पास केसेस, क्या उनके सिम्टम्स
कुछ मुख्तलिफ है, ज़्यादा शिद्दत से हैं? ये हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये नया वेरिएंट है इसलिए क्योंकि इसके सिम्टम्स ये हैं इसलिए ये फलाना वेरिएंट है, ये यूके का है, ये साउथ अफ्रीका का है? इसमें तो अजीब सी इस वक्त तो जो सिचुएशन ये है कि जो पहले हम समझते थे कि फ्लू होगा और कफ होगा या फ्यूर होगा, ये इन सिम्टम्स के बगैर भी हमारे पास जब अचानक हॉस्पिटल आते हैं वो उनको फौरी तौर पर शुरू हो जाता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और उसके जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। उनको ये सिम्टम्स नहीं होते, कुछ पेशेंट्स को वही सिम्टम्स भी होते हैं और कुछ को नहीं भी होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते, इसलिए हमने ये जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है चाहे किसी और बीमारी के साथ हो उसका भी हम कोविड का टेस्ट पहले कर लेते हैं। हमने उसको लाजमी करा दिया क्योंकि एंड स्टेज पे फिर हमें पता चलता है कि तो कोविड का पेशेंट था और फिर वो हालात में उसमें जब ऊंची HRCT होती है तो फिर उसके लंग्स काफ़ी डैमेज हो चुके थे। लिहाजा इस वक्त हम हर पेशेंट को कोविड का पेशेंट समझ के ट्रीट कर रहे होते हैं, उसको टेस्ट हमें करनी पड़ती है, तब हमें पता चलता है कि ये कोविड पॉजिटिव है या नहीं है और उसको कौन सी ट्रीटमेंट हमें कौन से क्राइटेरिया में हमें डालना पड़ेगा। सो ये बच्चों में भी क्या इस दफा जो नया वेरिएंट है नजर आ रहा है? प्रीमिस में भी हमारे पास बच्चे आ चुके हैं, 7 से 8 बच्चे एडमिट हो चुके थे इसमें आप बिलो 15 भी थे, कुछ न्यू बॉर्न भी थे। अच्छा, बच्चे भी हैं, हाँ बच्चे भी थे। तो इस वक्त हमें जो ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है, क्योर सस्पेक्टेड है कि क्योर इसका है कि नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन बहुत जरूरी है और हमें प्रिवेंशन पे बड़ा जोर देना चाहिए। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, जिसकी वजह से कौम ने इस चीज को सीरियस नहीं लिया और अब उस पैनिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे अब इंडिया गुजर रहा है। और अब वो मिन्नते कर रहे हैं तो अब लोग कह रहे हैं कि भाई पहले आपने हमें बताया ही नहीं इतना सीरियस है, अब आप समझते हैं सीरियस है तो हमें भी इसको सीरियस लेना चाहिए। डॉक्टर असद आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये जो वैक्सीनेशन है इससे मुताल्लिक सवालात लोगों के बहुत सारे हैं। ये तो मुझे बताइए ना, अभी तक लोग मुझसे कह रहे हैं कि पूछें कि वैक्सीन लगने से क्या कुछ लोग मर तो नहीं रहे हैं, उन्हें कोई ऐसे सिम्टम्स तो नहीं आ गए कि उसके बाद से वो संभाल नहीं पाए वैक्सीन के असरात? ये वैक्सीन का जो खौफ है ये अभी तक मुकम्मल तौर पे हम नहीं दूर कर पाए। लोग समझ रहे हैं कि शायद हमारी बच्चा पैदा करने की सलाहियत खत्म हो जाएगी, हम जो हैं शायद हमें कोई बीमारी ना हो जाए, कोई और सिम्टम्स हमारे ना जो है वो एग्रीवेट हो जाएं। देखिए, यहाँ पर मैं बड़ा एक आपको क्लियर मैसेज लोगों तक देना चाहता हूँ कि अभी तक तकरीबन 2 महीने हो गए हैं पंजाब में वैक्सीनेशन का अमल शुरू है। अभी तक हमें एक सीरियस साइड इफेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ, एक सीरियस साइड इफेक्ट। और दूसरी चीज, देखें वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड हो सकता है। एक स्ट्रेन से, अभी वैक्सीनेशन एक स्ट्रेन के अगेंस्ट है, किसी दूसरी स्ट्रेन से भी हो सकता है और पहली वाली स्ट्रेन के से भी हो सकता है। लेकिन वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन हुई और उनको कोविड भी हो गया, उनको बीमारी की शिद्दत नहीं देखने में, वो बड़ा माइल्ड सा उनको कोविड हुआ है, वो क्रिटिकल स्टेज पर गए ही नहीं, वो अल्लाह का शुक्र है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। वैक्सीनेशन से आप क्रिटिकल स्टेज पर जाने से बच जाते हैं और वैक्सीनेशन का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला अभी तक। सर आप कंफर्म ये करें हमारे देखने वालों के लिए कि अभी तक कोई पाकिस्तान में ऐसा केस सामने नहीं आया जिसमें वैक्सीन लगने से खुदा ना खास्ता किसी का इंतकाल हो गया हो। ये पाकिस्तान का डेटा है, 2 महीने से इसको हुकूमत मॉनिटर करी, तो इसमें डरने की बात नहीं है। डॉक्टर असफंदियार साहब, इसको कंक्लूडिंग नोट पे आपसे बात करेंगे। डॉक्टर्स तो आप लोग तो 1 साल से कर रहे हैं, थक भी गए होंगे ऑब्वियसली, लेकिन आप फिर भी रोज जाते हैं अस्पताल। आपको लग रहा है क्या चाहते हैं मजीद आप हुकूमत से इस वक्त, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग वहाँ फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई ऐसी ज़रूरियात, कोई ऐसे मुतालिबात शायद हुकूमत में से कोई देख रहा हो, आप डायरेक्टली पहुँचाना चाहें? हमारे डॉक्टर्स की जो मोराल है वो तो बहुत हाई है, डे 1 से हम कमिटेड हैं, ये हमारी ड्यूटी है और इसको हम जिहाद समझ के ये लड़ रहे हैं कि क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। हुकूमत से हमारी जो इस वक्त मुतालबा है कि लॉकडाउन हुकूमत को करनी चाहिए उस दिन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि फिर लोग रोडों पे हो, उनको ऑक्सीजन ना मिले, उनको बेड्स ना मिले। और जो इस वक्त इंडिया की अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, उस सिचुएशन का इंतज़ार हमें नहीं करना चाहिए लॉकडाउन का, कि वो सिचुएशन होगा तो हम लॉकडाउन करेंगे। लॉकडाउन इस वक्त वाहिद हाल है, प्रिवेंट हम कर सकते हैं, इस जो स्प्रेड है इसको हम रोक सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन की वजह से, एसओपीज पे अमल करने से। मैं कौम को भी ये मशवरा नसीहत भी कर रहा हूँ और उनको रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि इस चीज़ को सीरियस लें, घरों से न निकलें, क्योंकि आप रोजाना हम बात देख रहे हैं ना, हम तो घरों में बैठे हैं, हमें तो अगर इसको सीरियस नहीं लिया और इसी तरह जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है इस कौम का और हमारे बड़ों का,
मैं पॉलिटिशियंस और को जो भी इसके आपने जिम्मेदार कहते हैं जो समझता हूँ। डॉक्टर्स जो शहीद हुए हैं उसमें उनके कॉम्पनसेशन का भी कुछ मामला था, और जो दूसरी वादा बात था यह है जो कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो पैरामेडिक्स का स्टाफ है, हमारे जो सपोर्टिंग स्टाफ है, उनको जो गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कंपनसेशन के अनाउंस किया था उसमें बड़ी डिले है। और जो कोरोना के अलाउंस था वो कोरोना अलाउंस अभी तक नहीं मिल रहा। एक बार सिर्फ लास्ट ईयर में मिला है और 7-8 सालों महीनों से हम इंतजार कर रहे हैं कि जो कंपनसेशन या जो एक रिस्क अलाउंस गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हुकूमत से कि उसको भी थोड़ा सा उस पर बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्कंदर। हमें बताया जो रिस्क अलाउंस हुकूमत ने अनाउंस किया था उसमें डिले है, सिर्फ एक मरतबा मिला है। देखें डॉक्टर्स जो रोजाना अपनी जान वहाँ पे खतरे में डाल के इस बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं, इसके उनके मुतालिबात पे जरूर गौर किया जाए। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, कंक्लूडिंग नोट होगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपसे एक तहकीक हम शेयर करना चाहते हैं और एक ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन सेंटर ड्यूक यूनिवर्सिटी अमेरिका की तहकीक है, जिसमें इसको वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा है और वो कहते हैं कि तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में बनने वाली वैक्सीन का निस्फ इन अमीर तरीन ममालिक को जा रही है, जिसकी आबादी दुनिया का सिर्फ 16% है। ज़रा ये देखिए, इस पर गौर कीजिए, इसे पढ़िए कि दुनिया में बनने वाली वैक्सीन का निस्फ जो हिस्सा है अमीर तरीन ममालिक को जा रहा है, जिसकी आबादी दुनिया का सिर्फ 16% है। इन अमीर तरीन ममालिक में अमरीका, बरतानिया, कनाडा, हंगरी, चिली और इसराइल जैसे ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तान कहाँ पे आता है? लोअर मिडिल ममालिक की पेरिस में शामिल है, जहाँ किसी हद तक, बहुत नेग्लिजिबली सही, लेकिन वैक्सीन की तरसील भी जारी है। पाकिस्तान में जो हुकूमती ज़राए हैं वो क्लेम करते हैं कि अब तक तकरीबन 13 लाख कोविड वैक्सीन जो हैं वो लग चुकी हैं, जो कि आबादी के तनासुब से सिर्फ 0.6 यानी 0.6% है। मगर दुनिया के 92 ऐसे गरीब तरीन ममालिक भी हैं जिनको साल 2023 तक भी 60% वैक्सीन लगना मुमकिन नहीं है। और पाकिस्तान में जिस तादाद से ये वैक्सीन लग रही है, ऐसा ही लगता है कि हमारा शुमार इन्हीं ममालिक में होगा जहाँ पे वैक्सीन लगते हैं कई साल लग जाएंगे। लेकिन दुनिया के चंद अमीर लोग अपने ममालिक अपने आप को वैक्सीनेट कर लेंगे और दुनिया की अगर मेजॉरिटी जो है वो वैक्सीनेट नहीं कर पाएगी, तब भी कोविड इस दुनिया से जाने वाला नहीं है। तो ये जो होर्ड कर रहे हैं वैक्सीन अमीर मुल्क, आई डोंट नो इसके बाद प्लान क्या है कि किस तरह से पूरी दुनिया से इस कोविड को भगाना है, क्योंकि सिर्फ खुद को वैक्सीन करना इसका इलाज नहीं है, तब दुनिया के हर मुल्क को साथ लेके चलना पड़ेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.